नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर ममता शर्मा, सहायक आचार्य हिंदी। हम पढ़ रहे थे जायसी के नागमती वियोग खंड को। आप जानते हैं कि जायसी ने पद्मावत में नागमती वियोग खंड के अंतर्गत नागमती की विरह व्यथा एवं चिंता आदि का मार्मिक वर्णन किया है। अपने प्रवासी प्रीतम के वियोग में नागमती को समग्र प्रकृति उद्दीपनकारी और व्यथा बढ़ाने वाली लगती है और इसी क्रम में जायसी ने 12 महीनों का प्रकृति परिवेश जो नागमती को अरुचिकर लगता है उसका वर्णन किया है। जायसी ने इस विरह वेदना को चित्रित करने के लिए 12 मासा का मार्मिक वर्णन किया है जो कि शास्त्रीय स्वरूप के अनुसार ही हुआ है। नागमती के विरह वर्णन में पूर्वराग, मान, प्रवास आदि की स्थिति को बहुत प्रमुखता से यहाँ चित्रित किया गया है, जहाँ पर उसे सुखकारी प्रकृति अत्यंत पीड़ाकारी बन करके सता रही है और उसे एक एक क्षण बिताना कठिन हो रहा है। इस तरह जायसी के विरह वर्णन में एक पतिव्रता नायिका की वेदना का, उसकी प्रवृत्तियों का, उसकी कामनाओं का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण हुआ है। आपको यहाँ ये भी समझना होगा कि ये प्रकृति का उद्दीपनकारी स्वरूप कहलाता है। जहाँ रत्नसेन के प्रवासी बनने पर नागमती को प्रकृति अपने विपरीत लगने लगती है। पहले प्रकृति के जो दृश्य उसे सुखकारी लगते थे मिलनावस्था में यानी संयोग की दशा में, वे अब एकदम विपरीत या वेदनामयी हो गए हैं। नागमती जब विरह व्यथा के कारण विलाप करती है तो प्रकृति भी उसकी सहभागिनी बनकर अपनी व्यथा प्रकट करने के लिए उसकी सहयोगी बन जाती है। इस प्रकार विरह वर्णन की तीव्रतम अनुभूति के लिए प्रकृति पर सचेतनता का यहाँ पर आरोप दिखता है कि प्रकृति भी उसी के प्रकार व्यवहार कर रही है जैसा कि विरह उसे सता रहा है। यद्यपि इस वर्णन में बहुत कहीं ऊहात्मकता भी देखने को मिलेगी, जहाँ पर विरह जो संताप का वर्णन है वो बहुत अतिशयता के साथ मुखरित हो रहा है, जहाँ विरह का अंकन करते करते कहीं तो अति की सीमा पार पहुंच जाती है। बिहारी जी की तरह उनका जो हृदय है वो वेदना का निरूपण करते करते अतिशयोक्ति की अवस्था तक पहुंच गया है, जहां उसके विरह के ताप के कारण निकलने वाले संदेश के प्रभाव मात्र से पक्षी जलने लगते हैं, वृक्ष पत्ते गिरने लगते हैं। पंक्तियां आपने सुनी होगी, जही पंखी के नियर होई कहे विरह की बात, सोई पंखी जाय जरी तरिवर होई निपात। यहाँ पर ये जो वर्णन है अतिशय से भरा हुआ, ये ऊहात्मक वर्णन मिलता है, लेकिन बिहारी जैसे रीतिकालीन कवियों के समान यहाँ वर्णन नहीं है। यहाँ पर उसकी अत्युक्ति में भी गंभीरता है, खिलवाड़ या मजाक की स्थिति कहीं भी देखने को आपको नहीं मिलती। दूसरा, जो 12 मासा वर्णन का जो इन्होंने किया है उसको भी आप थोड़ा समझें कि विरह वर्णन में ऋतु वर्णन या 12 मासा वर्णन की उस समय काव्य परंपरा रही थी। जायसी ने भी नागमती के वियोग वर्णन में इस परंपरा का ही आश्रय लिया और 12 महीनों की प्रकृति को नायिका के लिए बहुत दुखकारी या संतापकारी रूप को चित्रित किया। विरहिणी के लिए वसंत ऋतु या वर्षा ऋतु सर्वाधिक संताप देने वाली दिखाई गई है। वर्षा ऋतु से पहले भी कभी प्रवासी जन अपनी प्रिया के पास आ जाते हैं, लेकिन जिनके प्रिय घर नहीं आते वे नायिकाएं बादलों की गर्जना या बिजली की चमक की आवाज से भी या चमक से भी भयभीत होती है। जायसी ने 12 मासा वर्णन में इसी तरह की विरह व्यथा का वर्णन किया है। प्रत्येक मास ऋतु के क्रम में नायिका विरह व्यथा भोगती है, प्रीतम का स्मरण करती है और इस प्रकार की 10 दिशाओं का वर्णन, विरह की जो अभिलाषा, स्मृति, चिंता, प्रलाप, जड़ता आदि जो दशाएं हैं उनका वर्णन यहाँ पर दिखाई देता है। और यह वर्णन जो है वो फारसी काव्य शास्त्र के से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है तो आप वहाँ पर वर्णित कीजिए कि जो जायसी के 12 मासा वर्णन और जो विरह की दशाओं का वर्णन है ये काफ़ी कुछ फारसी साहित्य से मिलता जुलता है, जहाँ उन्होंने विरह की विविध दशाओं का अंकन अत्यंत ही स्वाभाविक और सहज तरीके से किया है और भावना की प्रमुखता से उत्पन्न जहाँ तड़प, आह और जो दर्द है और सहनशीलता है उन सभी का चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आइए चलते हैं बीती कक्षा में पढ़े हुए काव्यांश से अगले काव्यांश की ओर। आगे की पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। पाट महादे हे नहारू, समुझी जीव चित हेतु संभारू, भौर कंवल संग होई मेरावा, संवरी नेह मालती पह आवा।
यहाँ पर सखियों द्वारा नागमती को धैर्य धारण करने या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सखियाँ कहती है, पाट महादे यानी पट्ट महिषी, जिसे हम पटरानी कहते हैं, हे पटरानी, प्रीतम के प्रवासी होने से तुम इस तरह हृदय से मत हारो, ये न हारो, खिन्न मत हो, और अपने प्राणों की रक्षा के विचार से अपने चित्त को संभालो। समुझी जीव चित्त हेतु संभालो, अपने प्राणों की रक्षा करो और अपने चित्त को, अपने व्यवहार को, अपने हृदय को संभालो। भंवर कवल संग हो ही न परावा, भौरा रूपी रत्न सेन, कमल रूपी पद्मावती से मिल जाने पर भी पराया न होगा। संवरी नेह मालती पह आवा, किंतु नागमती रूपी मालती का स्मरण करके पुनः लौट के आएगा। देखिए, अब फिर से मैं बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पर आपको रूपक अलंकार, कई पंक्तियों में उदाहरण अलंकार सभी देखने को मिलेगा, और कई पंक्तियों में जहाँ 12 मास का वर्णन है वहाँ अन्योक्ति अलंकार भी देखने को मिलेगा। इन सभी अलंकारों की व्याख्या आपको अलंकार संबंधी वीडियोस में मिलेगी, तो एक बार उन्हें पढ़ के और फिर आप काव्यांश की ओर आए, ताकि आपको प्रत्येक पंक्ति में बताए गए अलंकार की बात समझ में आए। यहाँ वो कहते हैं कि रूपक अलंकार है, देख लीजिए, भौरा रूपी रत्नसेन है, कमल रूपी पद्मावती है और मालती रूपी नागमती है। तो सखियाँ यहाँ उसे धैर्य बंधा रही हैं कि रत्नसेन जो है वो एक भौरे के समान है, जो कि कमल से मिल जाने के बाद भी पराया नहीं होता, वापस लौट के मालती के पास आता है। तो वो कहना चाह रही हैं कि वो पद्मावती से मिल जाने पर भी तुमसे पराया नहीं होगा, तुम्हारे पास तुम्हारा प्रीतम अवश्य लौट आएगा। पपी है स्वाति सो जस प्रीति, टेकु पियास बांधु मन थीति। प्रतिवस्तुपमा अलंकार मिलेगा आपको यहाँ पर। वो ये भौरा, कमल, मालती आदि प्रकृति के जो आलंबन रूप है, इनके माध्यम से वर्णित करते हुए कह रही हैं कि जिस प्रकार पपी ही को स्वाति नक्षत्र से प्रेम होता है, वह उसी की प्यास की टेक लगाए रहता है, उसी प्रकार तुम भी अपने मन में प्रीतम की टेक को या आस को लगाए रखो। धरती जैस गगन सो नेहा, पलटी आव वर्षा ऋतु मेहा। जैसे पृथ्वी आकाश के प्रेम में बंधी रहती है और आकाश उलटकर वर्षा ऋतु में मेघ बनकर जल वर्षण से इसे तृप्त करता है, इसी प्रकार पुनी वसंत ऋतु आवन वेली, सो रस सो मधुकर सो बेली। इसी प्रकार वसंत ऋतु पुनः लौटकर आती है, वही रस, वही भ्रमर और वही लताएं पल्लवित हो जाती है। इसी प्रकार समय आने पर तुम्हारा पति भी लौट आएगा, निश्चित ही उससे तुम्हारा मिलन होगा। इसलिए हे नारी, तुम अपना हृदय जो है वो छोटा न करो। जिनी अस जीव करसी तू बारी, यह तरवरी पुरी उठी संवारी। दिन 10 बिनु जल सूखी विधंसा, पुनि सोई सरवर सोई हंसा। इसलिए तुम अपना हृदय न हारो। ग्रीष्म काल में झुलसे हुए वृक्ष भी पुनः हरे भरे हो जाते हैं। यदि 10 दिनों अर्थात अल्प काल के लिए सरोवर का जल भी सूख कर नष्ट हो जाता है, तो फिर समय आने पर वर्षा काल में वही सरोवर जल से फिर से भर उठता है और उसमें पहले की तरह हंस विचरण करने लगते हैं। आशय यहाँ ये है कि तुम कुछ समय प्रतीक्षा करो, तुम्हारा प्रियतम रूपी हंस इस शरीर रूपी क्रीड़ा में, सरोवर में जो है क्रीड़ा करने के लिए फिर से लौट करके तुम्हारे ही पास आने वाला है। अब ये सभी चौपाइयाँ थी और अंतिम जो 2 पंक्तियाँ हैं वो दोहा है। आप छंद वाले जो वीडियोस है वो देखिएगा, और उसके अंदर हमने बताया है कि चौपाई में किस प्रकार मात्राओं का क्रम रहता है, 16 16 16, और किस प्रकार की नियमावली काम करती है। दोहे में 13 और 11 मात्राओं के समान, तो वो सभी आपको याद होने चाहिए यहाँ पे, अन्यथा आप इसका जो है विशेष लिखने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। मिले ही जो बिछरे साजन, गही गही भी भेंटि गहंत, त्रपनी मग सिरा जे सहें, अद्रा ते पलहंत। सखियाँ कहती है कि जब बिछड़े हुए प्रीतम मिलते हैं तो ये बार बार एक दूसरे को पकड़ कर के उससे भेंट करते हैं। जो मृगशिरा नक्षत्र में होने वाले तपन को सहते हैं, वे ही आद्रा नक्षत्र में होने वाली वर्षा से पल्लवित हो जाते हैं। पुलहंत यानी पल्लवित हो जाना, अर्थात जो विरह की ज्वाला सहते हैं वे ही मिलन के सुख को प्राप्त कर पाते हैं। तो यहाँ पर जो ये नायिका है, ये नायिका प्रोषित पति का नायिका रूप में चित्रित हुई है। प्रोषित पति का से क्या तात्पर्य है? वह नायिका जिसका पति उसको छोड़कर, जिसका पति या प्रिय कुछ भी समझ लीजिए, उसे छोड़कर कहीं दूर चला गया है, वह उसकी विरह व्यथा में ताप को सहन कर रही है, वह नायिका प्रोषित पति का कहलाती है।
यहाँ पर ये सखियों के प्रति सहानुभूति और सद्भावना से व्यंजित हो रही है। और यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा या रूप का अतिशयोक्ति, और कहाँ कहाँ मैंने आपको बताया प्रतिवस्तु उपमा अलंकार भी प्रयुक्त किया गया है। और शैली हमें पता ही है इनकी, दोहा चौपाई शैली है, और इनमें पद मैत्री भी जगह जगह आपको मिलेगी। तो इन सभी छंदों को भी साथ साथ समझते चलिए, भाषा को भी समझते चलिए, ठेठ अवधि भाषा है, और अलंकारों को भी समझते चलिए कि कहाँ कहाँ रूप का अतिशयोक्ति। कभी कभी परीक्षाओं में कुछ पंक्तियों को दे करके ही अलंकार पूछा जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर किस प्रकार का उदाहरण देकर, किस प्रकार का रूपक बांध करके, जहाँ एक के बाद एक रूपक की श्रृंखला चल रही है, रूप का अतिशयोक्ति मिलती है वहाँ पे, तो ये कैसे पहचान की जाती है, इन सभी को आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा, धूम साम धीरे घन धाये, सेत धजा बग पाती दिखाए। अब यहाँ पर 12 मासा प्रारंभ हो रहा है। देखिए कि जो 12 मासा का आरंभ है वो आषाढ़ से शुरू होता है। ये बहुत बार सवाल आरपीएससी की परीक्षा में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि नागमती विरह वर्णन जो है वो किस माह से आरंभ हो रहा है। अब यहाँ नागमती स्वयं कहती हैं कि आषाढ़ का महीना आ गया है, चढ़ा आषाढ़, आषाढ़ का महीना आ गया है और मेघ आकाश में गरजने लगे हैं, विरह ने युद्ध की तैयारी कर ली है, इस प्रकार प्रतीत हो रहा है। साजा विरह धुंध दल बाजा, विरह ने युद्ध की तैयारी की है और उसकी सेना आ पहुंची है। धूम साम धीरे घन धाये, सेत धजा बग पाती दिखाए, विरह ने युद्ध की तैयारी की है। धुएं जैसे रंग के काले तथा गोरे बादल सैनिकों की तरह आकाश में दौड़ने लगे हैं और उनके मध्य उड़ने वाले बैगुलों की पंक्तियां श्वेत ध्वजा के समान दिखाई दे रही है। अब देखो यहाँ रूप का अतिशयोक्ति तो है ही, साथ में असंगति अलंकार भी मिलता है कि गगन में आकाश में जो है आषाढ़ चढ़ गया है और आषाढ़ का महीना आया है और गगन में जो सेना दिखाई गई है, ये सभी जो वर्णन है ये असंगति अलंकार आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पर है जहाँ पर कारण कहीं और कार्य कहीं प्रस्तुत होता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही यहाँ पर दिखाया है। साथ में मैं आपको बताऊं कि जायसी का जो अलंकार वर्णन है वो स्वच्छंद कल्पनाओं का आश्रय ग्रहण करता है। कहीं वे केवल प्रस्तुत योजना कर भाव व्यंजना करते हैं तो कहीं अप्रस्तुतों की भी योजना कर देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अप्रस्तुत उपमानों की जो मनोहर आयोजना करी है वो सिर्फ नागमती के विरहातिरेक की व्यंजना करने के लिए ही की है। कवि का उन्मुक्त भाव व्यंजना करने में अधिक विश्वास है, ना कि पारंपरिक अलंकारों का चित्रण करने में, यानी कि रीतिकालीन कवियों के समान यहाँ वर्णन नहीं है। यह विरह वर्णन उनका उद्देश्य रहा है और अलंकार उनके काव्य में सहज रूप से आए हैं। खड़ग बीज चमके चहुओरा, बुंद बान बरसी घन घोरा, मेघों की बिजलियां जो है तलवारों जैसी चमकने लगी है और बिजली रूपी तलवार चारों ओर चमकने लगी है। मेघ बूंद रूपी बाणों की घनघोर वर्षा करने लगे हैं, यानी कि घटा घुमड़ के चारों ओर छा गई है और नागमती यहाँ कातर स्वर में पुकार रही है और स्वयं की रक्षा के लिए अपने प्रिय से गुहार लगा रही है। दादुर मोर कोकिला पीऊ, गिरजे बीजू घट रहे न जीव, कह रही है चारों ओर दादुर यानी मेंढक, मोर, कोयल और पपीहा शोर मचा रहे हैं। ये ही सब काम के सैनिक हैं। काम के सैनिक यानी यहाँ कामदेव की बात हो रही है। इन सभी शब्दों को सुनकर मेरे हृदय में बिजली सी गिरने लगी है और मेरे प्राण व्याकुल होकर शरीर का त्याग करना चाहते हैं। यानी कि ये सभी शब्द जो हैं, ये आवाज़ें जो है, ये नाद जो है वो मुझे प्राणघातक सिद्ध हो रही है। पुष्य नखत सिर ऊपर आवा, हों बिरुना मंदिर को छावा। वो भी यहाँ कहती है, पुष्य नक्षत्र की बात हो रही है। वे कहती हैं कि पुष्य नक्षत्र भी सिर पर आ गया है और मैं स्वामी के बिना हूँ। मेरा मंदिर कौन बनाएगा, छुआएगा, यानी कौन बनवाएगा मंदिर, यानी घर। जिसके घर में कंत है अर्थात उनके पति हैं, वे सुखी हैं और उन्हीं को उन पे गर्व है। मेरा कंत बाहर है, इससे मैं सब भूल गई। जिनके घर कंताते सुखी, यानी जिनके घर कंत पे, जिनके घर पर उनके कंत है वे सुखी है। तिन गारों गर, उनको उन पे गर्व भी है, गौरव भी है। पिय पियारा बाहिर है, कंत पियारा बाहिर है, मेरा तो कंत बाहर है। हम सुख भूला सर, और इसी से मैं सारे सुख जो है भूल चुकी हूँ। यहाँ पर जो है नागवती के विरहा तिरेक की व्यंजना
करने में वो बहुत ही सफल हुए हैं और यहाँ पर इस कार्य को उनके बहुत ही सराहा भी गया है कि अलंकार उनकी विशुद्ध भाव व्यंजना का स्वतः अनुगमन करते हैं। वे कोशिश करके या सायास बिहारी की तरह अपने काव्य के अंदर अलंकारों को जबरदस्ती नहीं डालते। इस उद्देश्य से जो यहाँ पर जो है जायसी के काव्य की बहुत प्रशंसा होती आई है। तो आपको जायसी का विरह वर्णन या जायसी का प्रकृति वर्णन या जायसी की अलंकार योजना, इस प्रकार अलग अलग प्रश्नों को यहाँ पर आपको तैयार करना होगा। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।